ख्वाब के तसलसल में ठहराव सा आ गया था। ऐसा लग रहा था कि जो ख्वाब मैंने देखा वो हकीकत में ख्वाब ही तो नहीं। लेकिन कल रात जब मैं तर्ज अमल नींद में था तो बुज़ुर्ग साहब फिर से तशरीफ़ ले आए, बिना कोई दस्तक दिए। कहने लगे, आज मैं अपने साथ एक और शख्स को लाया हूँ। मैंने कहा, अच्छा तो तारुफ कराएं। तो एक ऊंचे कद के शख्स ने तशरीफ़ फरमाई। मैंने कहा, आपको मैंने कहीं तो देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा। इस शख्स ने फरमाया, मेरा घर तुम्हारे घर से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। मैंने कहा, माफ़ कीजिए, मैंने पहचाना नहीं। इसी बीच बुज़ुर्ग बोले, ये तो वही है जिसे तुम फातिहा नहीं बेचते। ये शेख साहब है, शेख अब्दुल्ला। ये सुनकर मेरा ख्वाब ख्वाब सा लगने लगा। मैंने एकदम से माफ़ी मांगी। शेख साहब फरमाए, किस बात की? मैंने वही अपनी कश्मीरी खसलत का नमूना पेश किया। जो इस चीज़ से नावाकिफ़ है, इसका मतलब है कि हम कश्मीरी बाई डिफ़ॉल्ट बाइपोलर हैं। हम तुम्हारे हैं भी और तुम्हारे नहीं भी। मैंने शेख साहब से कहा, मैंने आपके लिए जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया था उनके लिए मैं मुआज़रत ख्वाह हूँ। शेख साहब फरमाए, तुम तो मुझे जानते भी नहीं। तुमसे जो कहा गया है तुमने उसको सच मान के मेरे लिए नफ़रत पाल ली है। तुम अगर मुझको जानकर मुझ पे तहकीक करते तो चाहे तुम्हें मैं गलत ही लगता, तुम मुझसे हरगिज़ नफ़रत न करते बल्कि इख्तलाफ करते। मैंने कहा, अगर हम कश्मीरी तहकीक करने बैठ जाते तो आपके हक़ में ये नारा कौन लगाता, ये बबस खुश कर ती कर लो। ये सुन के शेख साहब ने कहा, ये तो लोगों की मोहब्बत और एतमाद था मुझ पर। मैंने कहा, इस एतमाद का अंजाम यहाँ तक पहुँच गया कि कश्मीर अब जन्नत शायरी में भी नहीं। इस बीच बुज़ुर्ग ने हमें ये वाक़या सुनाया कि उनकी मुलाकात चंद रोज़ कबल शेख सादी से हुई थी, जिसने ये कहा था कि या तो मेरे शेर का कत्ल कर दो या उसमें से फिरदौस को तब्दील करके कुछ और रख दो, हाँ दोज़ख भी चलेगा। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया, मैंने कहा। शेख साहब ने मुझे हौसला रखने को कहा और मज़ीद फरमाया कि कोई बात नहीं, अल्लामा इकबाल ने भी हमारे कश्मीर पे शायरी लिखी थी। चलो शुक्र है उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये सुनते ही बुज़ुर्ग दफ़अतन कुछ कहने ही वाले थे कि शेख साहब और मैंने कहा, एकदम चुप। अगर अल्लामा ने भी कुछ कहा हो हमें ना कहना, मौत वाज़े हो जाएगी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। मैंने शेख साहब से कहा, आप बचपन ही से एक साफ गो और निडर शख्सियत नज़र आते हो। आपकी किताब आतिश चिनार पढ़कर ऐसा समझ में आया। आपने बचपन में अपने प्राइमरी स्कूल के उस्ताद के ख़िलाफ़ हो या जवानी में मेडिकल कॉलेज में दाखिला न होने पर आवाज़ बुलंद कर ली थी। शेख साहब ने फरमाया, बिल्कुल, मैंने कम सिनी के वक्त से ही सितम देखे हैं, वो चाहे मेरी माँ पे हो रहा जुल्म या महाराजा की हुकूमत से ज़्यादती हम कश्मीरी मुसलमानों पर, मैंने सब देखा है। शेख साहब ने और भी बातें सुनाई जिससे साफ था कि इब्तिदा से ही ये डोगरा हुकूमत के ख़िलाफ़ थे, ख़ुसूसन महाराजा हरी सिंह, जिन्हें ये एक ऐशो आराम वाला महाराजा समझते थे। शंकराचार्य पहाड़ को तख्ते सुलेमान कहते, अल्लामा इकबाल की शायरी सुनाते और नेहरू से काफ़ी मुतासिर नज़र आते। मैंने शेख साहब से कहा, आप मोहम्मद अली जिन्ना से इतना इख्तिलाफ़ क्यों रखते थे, यहाँ तक कि आपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से अलहदगी इख्तियार करके नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रख दी। शेख साहब ने फरमाया, मैं जिन्ना साहब को ईगोइस्टिक मानता था। वो खुद को गांधी से ज़्यादा पढ़ा लिखा मानते, उन्हें नज़रअंदाज किया जाता, जिसकी वजह से वो ये सब कहते। मैंने शेख साहब के सामने जिन्ना साहब के वो मशहूर अल्फाज दोहराए जो उन्होंने शेख साहब को कहे थे, मैं आपके बाप के मानंद हूँ और मैंने सियासत में अपने बाल सफ़ेद किए हैं। मेरा तजुर्बा ये है कि हिंदू पर एतमाद नहीं किया जा सकता, ये कभी आपके दोस्त नहीं बन सकते। मैंने ज़िंदगी भर इनको अपनाने की कोशिश की लेकिन मुझे उनका एतमाद हासिल करने में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। वक्त आएगा जब आपको मेरी बात याद आएगी और आप अफसोस करेंगे। मैंने मज़ीद कहा कि ये बात तो आपके जीते जी ही साबित हो गई। आपको 11 साल की जेल जो हुई थी, कहा जाता है कि वो जवाहरलाल नेहरू की देन है। फिर इंदिरा गांधी जी की मेहरबानी, आपने 1974 में इंदिरा शेख अकॉर्ड पे दस्तखत करवाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि आप कश्मीर में वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पे पहुंच गए। शेख साहब ने जवाब में कहा, तो मैं क्या जंग लड़ता उस मुल्क से जिसने पाकिस्तान से मशरकी पाकिस्तान को अलग कर दिया। मुझे जो उस वक्त काबिल अमल लगा मैंने किया।
میں نے کہا مطلب جناح صاحب صحیح تھے۔ میں نے مزید کہا کشمیر میں جو آپ کی وفات کے بعد صورتحال ہوئی اس کا ذمہ دار کون؟ شیخ صاحب نے کہا گھر میں اپنے چار پاہے پہ بیٹھ کر باتیں کرنا اور اصل میں جنگ میں اترنا فرق ہے۔ ذرا کہہ کے دکھاؤ میں موجودہ حکومت سے ناخوش ہوں، میں تو پھر بھی شیخ عبداللہ ہوں، ایک کام تو ایسا کیا ہوگا جو صحیح ہو، تم لوگوں نے کیا کیا؟ یہ سن کے مجھے غصہ بھی آیا اور میں مایوس بھی ہوا کیونکہ یہ حقیقت تھی۔ شیخ صاحب نے کہا اچھا میرے جانے کا وقت آ گیا، موقع ملا تو پھر ملیں گے، پھر گفتگو ہوگی، تم سے امید ہے کہ تم بھی لیڈر بن جاؤ گے، میرے جیسا نہ صحیح اپنے جیسا، مجھے بھی طنز کسنے کا موقع ملے، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ چل دیے اور میں بیدار ہوا اور ہزاروں سوالوں نے مجھے گھیر دیا۔ میں تو سچ میں گھر بیٹھ کر باتیں کرنا جانتا ہوں، میں نے کون سا عمل حقیقت میں انجام دیا ہے؟ پتھر چلائے تو کیوں، نعرہ بازی کی تو کیوں، بندوق چلائی تو کیوں، ووٹ ڈالا تو کیوں، ظلم سہا تو کیوں، ظلم کیا تو کیوں، صحیح کچھ نہ کیا، غلط کیا تو کیوں؟ میں کشمیری ہمیشہ تابع دار رہا ہوں، میری زمین سے پہلے میری سوچ خود مختار ہوگی۔ کب؟